जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है कॉर्पोरेट दुनिया का सफेद रंग। मैं आपका आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज का हमारा कार्यक्रम एक विशेष प्रेरणादायी शख्सियत को समर्पित है, जिन्होंने पिछले 15 वर्षों में अनगिनत प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को एक नई दिशा दी है। हमारे स्टूडियो में मौजूद है बेहद सम्मानित सॉफ्ट स्किल्स एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर और पूर्व दूरदर्शन व ऑल इंडिया रेडियो एंकर मधु गुदलानी जी। मधु जी ने मेटाक्यूब, जेनपैक, जेसीबी, आरबीआई, एयरटेल जैसी कई प्रतिष्ठित कंपनियों में प्रभावशाली प्रशिक्षण दिए हैं। साथ ही वे सीएमए छात्रों और कई शिक्षण संस्थानों में वर्षों से विजिटिंग फैकल्टी के रूप में भी लर्नर्स का मार्गदर्शन करती आ रही हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की ये प्रेरक बातचीत की और जानते हैं मधु जी की जर्नी, उनके अनुभव और वो सीखें जो उन्हें बनाती हैं एक उत्कृष्ट ट्रेनर और एक संवेदनशील इंसान। मधु जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आलोक जी, बहुत बहुत आभार आपके इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का। सुनने वालों को, जिंदगी के रंग गीतों के संग सुनने वालों को मेरी पूरी तरह से एक प्रणाम और शुभ संडे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं मधु जी। सबसे पहले तो आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे, आपकी जिंदगी के बारे में, आपका बचपन और आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, कहाँ रही, कोई खास बात उससे रिलेटेड हो तो बताइए प्लीज। मैं जोधपुर से हूँ और जोधपुर के सोफिया कॉलेज सेंट पैट्रिक से पढ़ी लिखी हूँ। मैं बहुत यंग एज से ही एक बहुत ही ज्यादा इंक्विजिटिव, एक बहुत ही ज्यादा क्यूरियस इंसान रही हूँ। सिर्फ वो पढ़ाई से लेकर के नहीं, एक हर चीज में मेरी जिज्ञासा रहती थी। चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई और चीज हो, मुझे हर चीज में एक जिज्ञासा बनी रहती थी। तो वाइल अपब्रिंगिंग की अगर मैं बात कर रही हूँ तो हमारे परिवार में न्यूज़ देखना, अगर मैं बात करूँ न्यूज़ देखना, सुनना और हमारी हिस्ट्री, हमारे पुराणों, हमारी अच्छी बुक्स जो हैं उनको पढ़ना और उनके बारे में डिस्कस करना, पूरे परिवार का एक तरह का माहौल रहता था। तो मैं उसी माहौल में बड़ी हुई हूँ और ये सब चीज़ें मैं बचपन से देखती और सुनती आ रही हूँ और ये चीज़ हमारे एक हैबिट में रही है। वेरी गुड। बहुत कम परिवार आजकल ऐसे हैं जो बुक से प्यार करते हैं या बुक रीडिंग जिनके परिवार में चला आ रहा है। इक्का दुक्का कोई फैमिली मेंबर्स बुक रीड कर सकता है, लेकिन अगर परिवार में ट्रेडिशन है तो ये सुन के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, बाय द वे, आपके पिताजी क्या करते थे, कुछ बताएंगे उनके बारे में? जी, मैं एक बिज़नेस क्लास फैमिली से हूँ और फिर मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट रखने लगे थे। अभी तो फिलहाल रिटायर्ड हैं, लेकिन हाँ, बिज़नेस क्लास फैमिली से। ओके ओके, ग्रेट। तो क्या बचपन से ही आपको कम्युनिकेशन या टीचिंग का शौक था या फिर ये पैशन बाद में डेवलप हुआ है? आलोक जी, मैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड रही हूँ। मुझे याद है 6th स्टैंडर्ड से मेरी जो टीचर हुआ करती थी, उनकी इंग्लिश सुन के, उनका तरीका, वो जिस तरह से पढ़ाती थी, वो सब देख कर के एक बचपन से मेरे मन में था कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना है और मैम के जैसे ही अंग्रेज़ी फर्राटेदार और वो एटीट्यूड, वो एक तरह का लहज़ा जो बोलती थी, तो कम्युनिकेशन स्किल्स शुरू से था। बट हाँ, पहले मैंने टीचिंग में गई थी मैं, सेम इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने टीचिंग करी थी।
बट फिर धीरे-धीरे झुकाव कॉर्पोरेट्स और बाकी तरह पे चला गया, तो मैंने ट्रेनिंग को ही अपना एक पैशन बना लिया और वो पैशन खुद ब खुद बन भी गया एक्चुअली। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। आपकी एजुकेशन जर्नी कैसी रही? किन एक्सपीरियंसेस ने आपको ट्रेनिंग फील्ड की ओर इंस्पायर कर दिया? थोड़ा हमें बताइए कि कैसे आप ट्रेनिंग फील्ड की तरफ आई? ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि 12th तक तो इंग्लिश मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्शन रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि समाज में जो इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, उनको शायद अलग से पहचान मिलती है। तब मेरा एक भाव ऐसा होता था। फिर धीरे-धीरे जब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ी तो समझ में आया कि हाँ, भाषा सिर्फ ज़रूरत नहीं है, वो अभी एक ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से एक ज़रिया बन गया है बाकी सब लोगों से कनेक्ट करने का, राइट? तो मैंने अपना कार्य, अपनी ज़िंदगी की पहले काम शुरू किया एज़ अ स्कूल टीचर। 1-2 ओके। नामी-गिरामी स्कूल जयपुर के हैं, उनके साथ में मैंने शुरू किया काम। फिर उसके बाद में एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मैंने 13 साल एज़ अ सीनियर ट्रेनर, इंग्लिश कम्युनिकेशन ट्रेनर के काम जैसे काम किया। और उसी दौरान मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती गईं, बड़े-बड़े कॉलेजेस और बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ में छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स उठा करके आगे बढ़ने के लिए। फिर एक वक़्त आया कि लगा कि नहीं, मुझे पूरा तरह से इसी में घुसना है, तो फिर मैं एक फ्रीलांसर ट्रेनर बन गई। फिर उसके बाद में कृपा से, भगवान की कृपा से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स, इन सबको अप्रोच करते-करते धीरे-धीरे अपना नाम बनाने लगी इसी फील्ड में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। तो ये कब महसूस हुआ आपको कि आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की तरफ आपको जाना है, यही आपकी ट्रू कॉलिंग है? ये कब महसूस हुआ? जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी तो मैं एक सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ भी लेती थी, सोशल साइंसेज़ भी। तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि मैम, आप इंग्लिश इतना अच्छे से बोलती हैं, इंग्लिश भी पढ़ाती हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह भी पढ़ाती हैं। आप सिर्फ हमें इंग्लिश बताइए क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से आप समझाती हैं। वो बच्चे थे 10th 11th के। और तब मेरा वो शुरुआत की जर्नी थी। फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, क्यों नहीं? तो मुझे ये चीज़ दिमाग में समझ में आई कि बच्चे अगर खुद ऐसा चाहते हैं, उनके समझ में अच्छे से आ रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसमें अपना पूरी तरह से अपना डेडिकेशन दूँ और आगे बढ़ूँ। फिर ये सोचते-सोचते अपने आप को प्रैक्टिस कराते हुए मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यही एक मेरी ट्रू कॉलिंग है। सॉफ्ट स्किल्स मेरे शायद जो बचपन से एक वो अट्रैक्शन था, उसे एक पैशन और उसे एक काम का ज़रिया और पैसे का ज़रिया और दूसरा ज्ञान जो है वो बाँटने से बढ़ता है, मुझे ऐसा लगता है हमेशा से। तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी पॉलिश होती रहूँगी और दूसरा लैंग्वेज से जुड़ाव हमेशा रहेगा। उसके ऊपर से इफ आई कैन बेनिफिट द स्टूडेंट्स विथ माय नॉलेज, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ अभी प्रेज़ेंट टाइम में और कुछ नहीं हो सकती थी। राइट, राइट। बहुत बढ़िया बात है कि ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। ये और वैसे तो माशाल्लाह आप अंग्रेजी तो अच्छी बोलती हैं, लेकिन हिंदी भी बहुत अच्छी बोल रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। शुक्रिया आलोक जी। चलिए, चलिए। चलो इसी बात पे, हिंदी अंग्रेजी की बात पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, एक गाने का मज़ा लेते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर। पवन करे शोर, अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर, हाँ, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर।
राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना से मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना से मोर। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा, मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जियरा रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमाना से मोर। ओ, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे से जैसे बनमाना से मोर। जिनके बलम मेरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा। जिनके बलम मेरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा। सारी मतवारी घटाई घन घोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। जियरा रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमाना से मोर। मधु जी, आपको इस फील्ड में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है। इस पूरी जर्नी का सबसे रिवार्डिंग हिस्सा क्या रहा है, कुछ बताइए उसके बारे में। ईश्वर की कृपा से मुझे हर कदम पे बहुत अच्छा फीडबैक, बहुत अच्छा रिव्यू मिलते रहे हैं। बट सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग मेरे लिए लगता है जब जिस कंपनी के साथ जुड़ती हूँ वो नहीं, या जिस इंस्टीट्यूट या जिस कॉलेज में जा रही हूँ वो नहीं, बल्कि वहां पे जो ट्रेनीज, वहां पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मुझे जब फीडबैक देते हैं, या अपने स्कूल या कॉलेज या अपने सीनियर्स को फीडबैक देते हैं कि मैम का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। अंग्रेजी से जो अब तक हमें डर लगता था, वो एक तरह का हमारी दोस्त बन जाती है बहुत आसानी से, जिस तरह से आप पढ़ाती हैं। और एक वो इमेज होती है ना कि ये टीचर है या ट्रेनर है तो स्ट्रिक्ट होंगे या क्या। तो मेरे लिए रिवॉर्डिंग सबसे अच्छा रहता है जब सीखने वाला तारीफ करता है, क्योंकि बाकी जगहों पे तो आप अपना काम करके जाते हैं और आपके उसके पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जब आपकी कोई आपके काम की तारीफ करता है और आपको ये फीडबैक मिलता है कि उन्हें फायदा पड़ा है आपके काम का, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग मेरे लिए वही रहता है। नहीं, बहुत सुंदर बात कही है आपने।
देखिए, टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डायरेक्ट स्टूडेंट से कनेक्ट होता है, और आपको अपार्ट फ्रॉम द मनी साइड, आपको जो रिवार्ड उनके अप्रिसिएशन या तारीफ से मिलता है, या वो जब आपको अप्रिशिएट करते हैं उससे मिलता है, वो बहुत बेशकीमती होता है। आई मीन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो टीचिंग जी ही जी एक ऐसी चीज है जिसमें यू गेट मोर देन द मनी। और जो मनी पार्ट को छोड़ दीजिए, आप रेम्यूनरेशन पार्ट को छोड़ दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा कुछ मिलता है आपको। बहुत सही बिल्कुल बात वो, कही आप। हाँ, वो रिकॉग्निशन, वो रिस्पेक्ट वो और जो वो एक दिल से एक्सेप्टेंस मिलता है। तो आपकी नजर में सॉफ्ट स्किल्स किसी प्रोफेशनल की पर्सनैलिटी और कैरियर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर देती है? हाँ, ये थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसके बारे जी बिल्कुल। देखिए, आज के, हम जो अभी अभी टाइम देखें, तो हम जब बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की, में। तो भाषा एक ऐसा माध्यम बन गया है, चाहे हम अपने देश की बात कर लें, भाषा एक ऐसा माध्यम है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। बाकी सारे रीजनलिज्म, लैंग्वेजेस, उन सबको छोड़ दें, तो एक ही भाषा है अभी जो चल रही है, जिसके भरोसे हम बहुत इजीली आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी कंट्री के, बिना किसी बॉर्डर्स के। तो अगर मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात करूं, तो अगर मैं उसमें सही हूं, जिसमें मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रही हूँ, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट, हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे आपके हैंड जेस्चर्स हैं, कैसे आप स्माइल कर रहे हैं, किस तरह से आप नॉडिंग कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, ये सब कुछ ध्यान देने वाली होती हैं। एक वक्त होता था जहां पे हमें एक डिग्री मिली, उस डिग्री के भरोसे हमें काम मिल जाता था, पर अभी इतना हाई कंपटीशन चल रहा है पॉपुलेशन की वजह से, और ऊपर से बहुत ज्यादा अच्छे से अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस मिलने लग गए हैं। तो मैं देखूं, उन सब में जैसे डिग्री सबके पास होगी, उस डिग्री के ऊपर मलाई क्या है, तो वो मलाई है सॉफ्ट स्किल्स की। आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं किसी से, आपके क्लाइंट्स हो सकता है किसी और कंट्री के हों, उन्हें वो वाली भाषा नहीं आती जो आप अपने शहर या अपने कंट्री में बोल रहे हो, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम बन गया है जो पूरे वर्ल्ड को एक तरह से जोड़ के रखता है। तो एक भाषा से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसे पॉलिश करना हमेशा एक आपको एड ऑन ही करेगा आपकी करियर में। और उसके ऊपर मुझे लगता है कि जब भी हम भाषा सीखते हैं, तो हम सिर्फ अपनी मातृभाषा के अलावा जब भी हम बाकी भाषाएं भी सीखते हैं, तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि हम थोड़े से और शार्प माइंडेड हो जाते हैं। तो इसलिए आजकल तो एक ट्रेंड भी चल पड़ा है कि 2 से 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए लोगों को। तो अंग्रेजी का तो होना ही चाहिए करियर के लिए तो अभी। नहीं नहीं, बहुत सही बात है कि लैंग्वेज या डिग्री के बियॉन्ड आपके पास पर्सनैलिटी में आपकी कुछ और है, तो वो ही आपको सक्सेस की दिशा में ले जा सकता है। ये बात बहुत अच्छी कही है। अब आपने मेटाक्यूब, जेनपैक, जेसीबी, आरबीआई जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ट्रेनिंग देना, कैसा अनुभव रहा आपका? इनके साथ आपने ट्रेनिंग दी है। आलोक जी, जब मुझे इन कंपनीज से जब फर्स्ट मुझे इन लोगों ने अप्रोच किया था, तो बिल्कुल मैं थोड़ी सी नर्वस थी। ऑफ कोर्स मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी एक वो नर्वसनेस होती है जहां पे आप कुछ गलत नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप उसे मिस नहीं करना चाहते। तो मैं मानती हूं कि प्रैक्टिस, जब आप पूरी तरह से प्रैक्टिस करके जाते हैं और आप अपने काम को बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, तो वो आपके काम करने के अंदाज में शो होता है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। तो और मुझे अपने प्रोफेशन से एक अलग तरीके का प्यार है, एक जुनून है। तो जब मैं इन कंपनीज के साथ में भी जब ट्रेनिंग करती हूँ, या कोई और भी बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे जीनस पावर है या माइंडस्पेस है, ऐसी बड़ी कंपनीज के साथ भी मैं जुड़ी हुई थी। तो उनके साथ में भी काम करते हुए मैं सिर्फ एक चीज़ सोचती हूँ कि मुझे रोज़, ये मेरा नया दिन है और मुझे आज कल से बेटर और बेटर परफॉर्म करना है। तो ये चीज़ मेरे मन में आ जाती है कि हाँ, मैं खुद सीखी हुई होंगी, मुझे खुद एक चीज़ का ज्ञान होगा या नॉलेज होगी, तभी मैं उसका डिलीवरेंस अच्छे से कर पाऊँगी। तो कॉन्फिडेंस उस चीज़ से आता है, और ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं और बेहतर कर सकती हूँ।
तो हर ट्रेनिंग मुझे एक सिखाती भी है बहुत कुछ, और बहुत अच्छा एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी दे देती है आगे बढ़ने के लिए। नेचुरली इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब आप काम करती हैं तो आपकी भी लर्निंग होती होगी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उससे फिर फर्दर एनरिचमेंट होता है आपका ट्रेनिंग स्किल्स का। बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, तो इसी बात पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, एक गाने का मजा लेते हैं। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। तरह के ये होते हैं आंसू, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। शहनाइयाँ दे रही हैं दुहाई, ये शहनाइयाँ दे रही हैं दुहाई, कोई चीज अपनी हुई है पराई, किसी से मिलन है, किसी से मिलन है, किसी से जुदाई, नए रिश्तों ने तोड़ा नाता पुराना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। ये बोले समय की नदी का बहाव, ये बोले समय की नदी का बहाव, ये बाबुल की गलियां, ये माझी की नाव, चली हो तो गोरी, चली हो तो गोरी, सुनो भूल जाओ, न फिर याद करना, न फिर याद आना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना,
जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। तो मधु जी, जैसा पहले हम बात कर रहे थे कि आप अपने किसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का कोई मेमोरेबल, इंस्पायरिंग या फन फील्ड एक्सपीरियंस हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी? आपने जगह जगह ट्रेनिंग दी है, इनमें से कोई ऐसा वाकया हो या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आप आरबीआई के साथ में एक आउटबाउंड ट्रेनिंग करी थी। तो वो ट्रेनिंग एक रिजॉर्ट में थी और अच्छा। मुझे पता चला था कि उस ट्रेनिंग में मैनेजरियल लेवल के बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा, कुछ लोग तो ऑफ कोर्स ओहदे में तो खैर ऑफ कोर्स मैं अगर आरबीआई की बात करी तो बहुत बड़े थे ही। उसके अलावा एज में भी काफ़ी अच्छे थे। तो उस ओहदे और उस एज ग्रुप को एक तरह से आउटबाउंड ट्रेनिंग में उनको अपने साथ में मिलाना, अपने एक्टिविटीज़ के लिए एक्सेप्ट करवाना, रेडीनेस करवाना, वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा था मुझे, कि ऐसे ओहदे के लोगों को मैं कहूँगी कैसे? कैसे कमांड दूँगी कि सर आपको ये करना है, सर आपको ये करना है। ऊपर से फिर एक ब्रांड का नाम, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग मुझे दिमाग में लग रहा था बट थैंक्स टू ऑफ कोर्स उन लोगों को कि वो बहुत ईज़ी और रेडी टू लर्न थे और रेडी टू पार्टिसिपेट थे। तो जो मुझे बेस्ट और चैलेंजिंग दोनों एक ही ट्रेनिंग में लगा था क्योंकि अब तक की मेरी वो बेस्ट ट्रेनिंग रही। उस ब्रांड से जुड़ना मेरे लिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही है। और दूसरा चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो भी आपके बहुत ज़्यादा अगर आपसे सीनियर हैं, तो उन्हें आप कमांड देने के बजाय उनके साथ मिल करके अगर आप कोई काम करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है बजाय आप अपने आप को सोच करके कि आप एक ट्रेनर हैं। तो मुझे ऐसा एक एक लर्निंग मिली थी वहाँ पे भी। नहीं, डेफिनेटली बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं आरबीआई के। और क्या रोल प्ले वगैरह भी कराती हैं आप इस ट्रेनिंग के दौरान? इस तरह की चीजें कराती हैं, एक्टिविटीज? जी हाँ, आउटबाउंड ट्रेनिंग्स में बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ वाले भी होती हैं हम्म, और उसके अलावा रोल प्लेज़ और बहुत सारे गेम्स वगैरह भी होते हैं। तो उस वजह से उनको कन्विंस करना और ये देखना कि कोई बोर नहीं हो रहा है और दूसरा अपने फिजिकल अचीवमेंट्स को भी देख रहा है वो, यानी कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके सबके साथ घुल मिल करके खेल रहे हैं। फिर चाहे वो टग ऑफ वॉर हो, फिर चाहे म्यूजिकल चेयर हो, फिर चाहे ऐसी कोई और एक्टिविटी हो जिसमें मुझे पता है कि सबकी ना आ सकती है लेकिन फिर भी उनको मनाना है ये सब काम करने के लिए। आई नो, आई नो। जो ये चैम्बर में बैठने वाले हैं उनको एकदम अपने उससे सीलिंग को तोड़ के बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है बाहर के उसमें, कि हम लोग भी बिल्कुल वो सही। सारी लाइफ फेस कर चुके हैं। आई डोंट। तो जी क्या सर। कभी कोई चैलेंजिंग या मुश्किल सिचुएशन भी आई है ट्रेनिंग के दौरान? सर मेरी ट्रेनिंग में पीपीटीज़ का बहुत बड़ा रोल पड़ता है। राइट। तो मुझे याद है मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगी बट मेरी एक ट्रेनिंग थी जिसमें मुझे पीपीटी पे 20 से 25 स्लाइड थी क्योंकि वो 3.5-4 घंटे की ट्रेनिंग थी मेरी और वो पूरी पीपीटी के ऊपर ही थी। तो मुझसे एक गलती हो गई थी, मेरे पास में 2 एक जैसी पेन ड्राइव्स थी, जिसमें मेरा काम था, मैं वो घर पे भूल गई थी और दूसरी वाली मैं गलती से लेकर के चली गई थी। और एंड टाइम पे आकर के ब्लंडर का पता पड़ा कि ऐसा कुछ हुआ है और 3.5 घंटे मुझे ट्रेनिंग में निकालने थे, बिना पीपीटीज़ दिखाए। तो मेरे लिए वो बहुत एक डर वाला पहले तो सबसे पहले तो डर लग गया था कि कैसे होगा। लेकिन क्योंकि पीपीटी मैंने खुद बनाई थी, उसका पूरा जो उसमें मटेरियल कंटेंट था वो पूरा मेरा था। फिर मैंने किसी तरीके से उनको उससे समझा करके और इन मीनवाइल ट्राई किया कि मैं किसी तरीके से उस कंटेंट को वापस से अपने पास में ला सकूं क्योंकि वो मेरे मोबाइल में भी नहीं था, वो सीधा मेरे लैपटॉप में था और लैपटॉप मेरे पास में नहीं था।
बट किसी ओके। तरीके से मैंने मैनेज किया, मेल शेयर करके मंगवाया करा, फिर उसमें भी 1-2 घंटे लग गए। लेकिन मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा संतुष्टि थी कि सामने वाले को पता भी नहीं पड़ा कि ऐसा कोई ब्लंडर हुआ है, और मैंने अपनी वो 2 घंटे की ट्रेनिंग बिना पीपीटी दिखाए बहुत ही अच्छे स्मूथली कर ली थी। और फिर जब वो पीपीटी आई और फिर बाद में जब उनको पता पड़ा कि ऐसी चीज़ है, उनको रियलाइज़ भी नहीं हुई थी उस पूरे ग्रुप को, और उस ग्रुप में नियर अबाउट 55 ट्रेनीज़ थे। तो ये एक तरह का ऐसा रहा कि जो मुझे बहुत ज़्यादा आज तक भी याद रहता है, और मैं आज भी किसी भी ट्रेनिंग में जाने से पहले डबल चेक करती हूँ अपने अपने सारे टूल्स को। आई कैन फुल्ली अंडरस्टैंड मधु। ये तो बहुत ही है बैकअप प्लान। मैं भी जब ट्रेनिंग वगैरह में जाता था सेशंस लेने, तो पहले लैपटॉप में भी लेता था, 2 पेन ड्राइव में भी लेता था, और मैं उसको अपनी मेल पे भी डाल देता था, क्योंकि पता नहीं कौन सा गड़बड़ कब हो जाए। इसलिए आई कैन फुल्ली जी, अंडरस्टैंड। बहुत बहुत बट नहीं, ट्रिकी सिचुएशन होती है वो। हाँ, एंड आई लर्न्ड अ लेसन फॉर माय लाइफ नाउ। हम्म। हाँ, मेल मेल पे डाल दिया करो, जिससे मेल तो कहीं से भी खुल जाती है, तो जी, जी, वो भी बिल्कुल, है। अब समझ में आई ये चीज़ तो। चलिए चलिए, इसी मजेदार बात पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, गाना सुनते हैं। मेरे भोले बलम, मेरे प्यारे रे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना ओ मेरे पिया है वो दिया कि जिसमें तेल न हो, कि जिसमें तेल न हो। मेरा जीवन तेरे बिना वो एक बाग है बहार, जिससे हटकर गुजरे, दूर दूर से गुजरे। मुझे अपना बना ले ओ भोले, अपना बना ले, हाय रे भोले अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा? जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा। अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु। अरे तेरी की भूला। कहना क्या? मेरी प्यारी बिंदु, मेरी भोली री बिंदु, मेरी माथेरी बिंदु, मेरी सिंदूरी बिंदु, मेरी बिंदूरी बिंदु, मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए। झटपट पार लगा दे, झटपट पार लगा दे। अपनी बैया गले में डार बन जा, मेरे गले का हार। झूले प्रेम हिंडोले, ओ झूले प्रेम हिंडोले। मेरे जीवन की आशा पढ़ ले मेरे नैनों की भाषा। मुझे मन में बसा ले, पल पल पलकों में छुपा ले। तू चटपट आकर झटपट मेरे अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला, ओ जर्रा कर दे उजाला। बिंदु रे, ओ बिंदु रे, बिंदु रे। हाँ मधु जी, आप सीएमए स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हैं और कई सालों से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की विजिटिंग फैकल्टी रही है। स्टूडेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहती है? क्या होता है सीएमए में? किस तरह की ट्रेनिंग होती है? कुछ बताएंगे इसके बारे में?
जी ज़रूर। मैं एक जयपुर के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है रिकॉग्नाइज्ड, ज्ञान सागर क्लासेस। तो ओके। 2022 में मैं पहली बार वहाँ पे जुड़ी थी। मुझे किसी ने रेफर किया था। तो मुझे सबसे पहले तो ये भी नहीं पता था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि सीएमए पूरी तरह से होता क्या है। मुझे सीए, सीएस, एसीसीए और ये सारे पता थे, लेकिन सीएमए की इतनी जानकारी नहीं थी। तो मुझे उस इंस्टीट्यूट ने ज्ञान सागर क्लासेस ने मुझे बुलाया था कि आप हमारे फाइनल ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ग्रुप डिस्कशंस और इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आइए। तो ओके। मैं वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली उन स्टूडेंट्स की। तो 20-25 दिन की ट्रेनिंग थी और रिजल्ट उन स्टूडेंट्स का बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा दोनों चीजों में। ओके। फिर उसके बाद में मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी। उसके बाद में आईसीएमए आए जो जयपुर चैप्टर है, वहां पे मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी बन गई। मुझे ऐसा लगा कि वो क्योंकि प्रोफेशनल बच्चे होते हैं, सीए सीएमए वाले प्रोफेशनल कोर्स के बच्चे हैं, तो उन लोगों को टेक्निकली बेटर ट्रेनिंग चाहिए एज कंपेयर टू जो एक नॉन प्रोफेशनल डिग्री कर रहा है बच्चा, राइट? क्योंकि उनके स्किल्स उस तरह से डेवलप करके प्रेजेंट करने होते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी अपने 4-5 साल की जर्नी में पढ़े हैं। तो ये काफी नई चीज थी मेरे लिए जो मैं पहली बार इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी। उसके बाद में आईसीएमए जयपुर चैप्टर में लगातार इन डिफरेंट टॉपिक्स के लिए मैंने विजिट करना शुरू किया। तो बॉन्डिंग मेरी भगवान की कृपा से ऐसी है कि 100% सेटिस्फैक्शन आता है बच्चों की तरफ से फीडबैक। और इसी वजह से वहां पे मैं रेगुलर एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ आज भी, 2022 से लेकर के। और बच्चों के साथ जुड़ करके सबसे अच्छी ये चीज लगती है कि एक तो यंगर जनरेशन के साथ आपकी एक बॉन्डिंग होती है, तो आपको समझ में आता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है हमसे, राइट? और उनसे इजीली फ्रेंडली होकर के जब बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस तरीके से हम भी अपने काफी ऐसे स्किल्स हैं जो वो बहुत अच्छे हैं उनमें, हम इस तरह से म्यूचुअली सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। 90% टाइम्स जो मैंने देखा है कि अभी एट प्रेजेंट हमें यंगर जनरेशन भी बहुत अच्छे से चीजों को सिखा देती है और इजीली कन्वे भी कर देती है उन चीजों को। तो मुझे तो लगता है कि ये जनरेशन बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा अच्छी है आजकल के जमाने में। नहीं नहीं, सही बात है। अच्छा, मुझे मुझे भी बताइए, सीएमए क्या होता है? ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। जैसे ओके। चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं, सिर्फ वो एक ही चीज को, फाइनेंस को और अकाउंट्स को देखते हैं, जबकि सीएमए कॉस्टिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ये सब कुछ ऑडिट और इसमें फाइनेंस में भी चले जाते हैं बच्चे। अच्छा, पहले आईसीडब्ल्यू भी एक हुआ करता था, सीए और आईसीडब्ल्यू ए करते थे लोग जी बाग। जी जी। अभी आजकल सीएमए काफी ट्रेंड में है और काफी बच्चों को मैं देखती हूँ जो कॉमर्स से निकलते हैं बच्चे, वो काफी झुकाव है उनका इस फील्ड में। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट। ओके ओके। जी जी जी। चलो, ये तो हमारी लर्निंग हो गई। थैंक यू सर। चलो, तो क्या आप ट्रेनिंग सेशंस खत्म होने के बाद भी स्टूडेंट्स या एग्जीक्यूटिव्स के साथ टच में रहती हैं? सर मैं बहुत ही काफी प्रोफेशनल लाइफ फॉलो करती हूँ वैसे तो। मैं बिलीव करती हूँ कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा अलग रखा जाए तो बेहतर रहता है, एक बैलेंस रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। बट हाँ, ऑफ कोर्स अगर मैं कॉर्पोरेट्स की बात करूँ तो उनके एचआर वगैरह से तो कंटिन्यू हम टच में रहते ही रहते हैं, क्योंकि वही है जो बाकी की आगे ट्रेनिंग्स देते हैं। सही बात है, बाकी सही। कॉर्पोरेट्स में ट्रेनी से थोड़ा कम ही मैं सोशल मीडिया पे कनेक्ट होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सनल लाइफ मेंटेन करना थोड़ा सा अपने काम से अलग जरूरी भी होता है। पर उसी जगह पे कुछ-कुछ, जैसे मेरे आज भी सीएमए के कुछ-कुछ बच्चे हैं मेरे फर्स्ट बैच से लेकर के, जिनके साथ मेरा एक अलग सा जुड़ाव हो गया था। तो या फिर मैं जैसे बीआरडीएस, भंवर सिंह राठौड़ डिजाइनिंग स्टूडियो में भी विजिटिंग फैकल्टी हूँ। तो डिजाइनिंग के कुछ बच्चे हैं जो एनआईडी, एनआईएफटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो कुछ-कुछ बच्चे जुड़ना चाहते हैं लिंक्डइन पे या क्या कि मैम हमें कोई इसमें हेल्प करिएगा, उसमें हेल्प। तो हाँ, मुझे लगता है कि लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों से जुड़ना उनके लिए भी फायदेमंद है और हमारे लिए तो खैर एज अ प्रोफेशनल है ही है। नहीं, ठीक है। ये बात तो आपने बिल्कुल अप्रोप्रिएट की कि खैर एचआर वगैरह से तो जुड़ाव रहता ही है, लेकिन बाकी एक अपनी लाइफ दोनों अलग अलग रहनी चाहिए।
और ऐसा भी नहीं है, कोई भी कोई हेल्प मांगे तो हेल्प भी कर देती होंगी आप, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं उन बच्चों से इसलिए जुड़ी रहती हूँ लिंक्डइन और ऐसे प्रोफाइल प्लेटफॉर्म्स पे कि वो दे कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम इफ दे वांट फॉर एनी प्रोफेशनल रीजंस। तो चलिए, हमने ट्रेनिंग की, अब इतनी बातचीत कर ली है, तो अब ये बताइए कि एक इम्पैक्टफुल ट्रेनिंग सेशन के लिए आपका प्रिपरेशन रूटीन या शेड्यूल क्या होता है? क्या आप मेडिटेशन, रिसर्च, कंटेंट डिजाइनिंग या एक्टिविटी प्लानिंग करती हैं? किस तरह से करती हैं? हाउ डू यू गो अबाउट इट? बिल्कुल मैं मानती हूँ प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। एक तो सबसे पहले ये, और दूसरा मैं जिस भी इंस्टीट्यूट, कंपनी या जहाँ पे भी ट्रेनिंग करने जाती हूँ, मेरा एक फॉर्मूला है KYC, नो योर कंपनी। तो मैं ओके। उस कंपनी, उस इंस्टीट्यूट, उस जगह के लिए बारे में मैं सर्च इंजन पे अच्छे से उस चीज को समझती हूँ, क्या चीज, क्या कंपनी है, किस चीज में है, और हर एक चीज डिटेल में स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद में अपना कंटेंट उस हिसाब से प्रिपेयर करती हूँ कि सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि सबका एक मेथोडोलॉजी नहीं होती है, इंस्टीट्यूट की अलग होती है, कॉलेजेस की अलग है और कॉर्पोरेट्स की अलग है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट तैयार करती हूँ। ऑफ कोर्स उसमें प्लानिंग चलती है, बहुत सारी रिसर्चेस चलती हैं, डिजाइनिंग चलती है, एक्टिविटी प्लान करनी होती है, क्योंकि जो एक कॉलेज स्टूडेंट होगा, वही बच्चा अगर जब कॉर्पोरेट में ज्वाइन कर रहा है तो उसका अप्रोच उस एक्टिविटी की तरफ डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ता है, और मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुद की पॉलिशिंग और ग्रूमिंग भी हो रही है इससे। तो हर नई जगह पे जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, मैं अपनी पूरी तरह से एक प्रिपेयर्डनेस के साथ जाती हूँ, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं खुद भी कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज के बारे में। अगर मुझे पूरी नॉलेज है, जहां जा रही हूँ, जिस जगह पे जा रही हूँ, उस जगह की भी अगर मुझे पूरी तरह से नॉलेज है, तो मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करती हूँ खुद में। नहीं, सही बात है। आपको हर सेशन जो है उसके हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ता है, किस कंपनी में जा रही है, किस तरह के पार्टिसिपेंट है, क्या है। ये बहुत जी। जरूरी है, बहुत बढ़िया तरह आपने बता दिया। तो चलिए, इसी इसी बात पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, एक गाना सुनते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, 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 ओ राही। देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही।
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। हाँ मधु जी, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर एंकरिंग का अनुभव कैसा रहा? आप थोड़ा सा हम बातचीत का रुख बदलते हैं, ट्रेनिंग से हटके आपकी और एक्टिविटीज की तरफ आते हैं, बताइए कैसा रहा? जी, वो एक्चुअली एक फ्रेंड द्वारा रेफरेंस था कि दूरदर्शन पे उन्हें एक सतरंगी करके प्रोग्राम आता है, उनके लिए एंकर की ज़रूरत है। अच्छा। और मेरी फ्रेंड वहाँ पे ऑलरेडी एंकरिंग करती थी काफ़ी सालों से, तो उन्होंने मेरा रेफरेंस दे दिया। हालाँकि मेरे लिए बहुत अजीब-सी चीज़ थी कि अभी तक मैं अ, सामने लाइव ट्रेनिंग्स देती थी, तो मुझे थोड़ा-सा एक हिचक भी थी कि टीवी पे कैसे बैठना है, क्या पोस्चर होगा, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बिना किसी कट के हो रही है। और फिर जो स्क्रिप्ट मिलती थी उसी पे बाउंड रहना पड़ता था, उस बाउंड स्क्रिप्ट के बाहर नहीं जा सकते थे आप। तो अच्छा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। जी, 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 बिल्कुल। तो फर्स्ट एपिसोड तो आई रिमेंबर अच्छे से कि अ, मैं बहुत ज़्यादा फंबल भी हुई थी और बहुत भूल भी गई थी काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन जो मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे उस शो के सतरंगी के, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। एंड ओके। स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर उन्होंने रेफर किया था मुझे ऑल इंडिया रेडियो में। तो इस तरीके से 3.5-4 साल के आसपास मैं दूरदर्शन के सतरंगी प्रोग्राम को करती रही होस्ट, और फिर उसके बाद में बहुत अच्छे-अच्छे इंटरव्यूज़ लिए थे, नामी-गिरामी लोगों के हमारे शहर के। फिर अच्छा। मुझे लगा कि जो मेरा प्यार है वो कम्युनिकेशन की तरफ ज़्यादा है। झुकाव हमेशा से बहुत ज़्यादा था रहा था ट्रेनिंग का। तो काफ़ी वक़्त करने के बाद में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो करने के बाद में आई स्विच्ड कंप्लीटली टुवर्ड्स माय ट्रेनिंग्स। खैर अलग अलग अनुभव हैं, दोनों डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, सही है। तो जी। क्या एंकरिंग ने आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटिंग स्किल्स को एक अलग सा एज दिया है? आप एंकरिंग भी करती हैं ऑब्वियसली, बताइए कुछ इसके बारे में। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से एंकरिंग हमें एक तो स्टेज फ्राइट और ना पब्लिक फियर का एक ना पद से बाहर निकालता है। हालाँकि वो मुझे ऑलरेडी था अनुभव। मैं हमारे परिवार के छोटे-छोटे फंक्शंस में और उसमें एंकरिंग करती रही थी, तो ये चीज़ थी मुझे पता। लेकिन आप एक टीवी पे आ रहे हैं या आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, वो चीज़ जो थी वो आपको एक अलग से अनुभव करवाती है, राइट? ऊपर से जब अब अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों में प्रेज़ेंटेशन स्किल्स तो येस, क्योंकि आपको बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी है, आपको अपने जेस्चर्स कैसे रखने हैं, आपको अपनी गर्दन का, अपने आँखों का किस तरीके से रूप दिखाना है, या किस तरह से आपको एक स्माइलिंग फेस रख कर के आपको लोगों के सामने रिकॉर्डिंग करनी है। तो इन सब चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक अच्छा अनुभव मिलता है, आपको खुद को अपने ऊपर काम करने। तो चलिए मधु जी, अब थोड़ा सा आपके शौक और हॉबीज की बातें करते हैं। तो जब आप काम से फ्री होती हैं, वैसे तो इतना ज्यादा बिजी रहती हैं, तो कैसे रिलैक्स करती हैं? क्या शौक है आपके? कैसे कैसे अपने आप को अ, थोड़ा अनवाइंड करती हैं? अ, म्यूज़िक तो सबसे पहले इस कैटेगरी में आता है मेरे ख़्याल से। मुझे क्योंकि मैं परिवार मेरा ऐसा रहा है जहाँ पे अ, गाने सुनना इज़ समथिंग दैट आज भी मेरी मम्मी का वही है कि ऑल इंडिया रेडियो पे छाया गीत चल रहा है या सखी सहेली, और ये सब आज भी मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा और अच्छा। मुझे भी पुराने गीतों से जो एक वो अलग-सा जुड़ाव है कि अगर मैं ड्राइव भी कर रही हूँ, तो मैं गाने चला के, सुन करके अच्छे से फिर अच्छे मूड से अपने काम की तरफ जाती हूँ। वेरी तो गुड। म्यूज़िक तो एक तरह से रिलैक्सेस मी, सूथेस मी द मोस्ट। तो जब आप म्यूजिक इतना सुनना पसंद करती हैं, तो क्या कभी कुछ गुनगुनाती भी हैं? नहीं, मेरा परिवार मुझे इसका अलाउ नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है कि नहीं, हम आपकी भाषा वैसे ही सुन लेंगे,
गाना गा करके उससे गाने को स्पॉइल ना किया जाए। नहीं नहीं, अगर अगर आपके मन में कोई लाइनें आ रही हैं तो हमारे लिए गुनगुना सकती हैं आप। अगर यहाँ यहाँ तो सब सुन लेंगे आपको, और बड़ी खुशी से मुझे सुन लेंगे। मैं ज़रूर गुनगुना दूँगी, लेकिन मुझे ये प्रॉमिस चाहिए कि जो श्रोता है वो नहीं नहीं वो नहीं, परेशान ना हो जाए। आपकी आवाज इतनी अच्छी अच्छी सुन रहे हैं, वो तो नेचुरली वो ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आप गुनगुनाती भी अच्छे ही होंगी। आप गुनगुना दीजिए, क्या बात है, उनको एक बोनस हो जाएगा उनके लिए। जी, बातचीत के ज़रूर, अलावा अगर 2 लाइनें गा दीजिए, क्या बात। ज़रूर। मेरे पिताजी का ये मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, 1950s का गाना है ये, अरे भाई वाह भाई वाह, मूवी बढ़िया। का, अच्छा। अशोक कुमार जी की मूवी है। अशोक अ, कुमार जी की इस थी, बिल्कुल सही। तो गाने के बोल हैं, ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ये वाला गाना मुझे बेहद पसंद है, बेहद। बहुत मेरे बढ़िया गाना। पिताजी सुनते हैं बहुत ज़्यादा इस सॉन्ग को, तो मैं उनके साथ में पली-बड़ी हूँ, तो मैं भी इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ शुरू से। वेरी गुड। मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन शायद अशोक कुमार के साथ मधुबाला थी, आई एम नॉट वेरी श्योर। नहीं, इसमें शायद वो थी, शकीला थी शायद, शकीला थी, भाई-भाई ओके। में। जी, जी। ओके ओके, काफी फेमस पिक्चर है अशोक कुमार। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बस बस एक ही लाइन सुनाएंगी? हाँ जी। बाकी उसके अच्छा अलावा अच्छा। मेरे को अ, रेस्टोरेंट्स में घूमना, कॉफ़ी और फ्रेंड्स के साथ में घूमना-फिरना, बुक्स पढ़ना भी मुझे हाँ, काफ़ी ज़्यादा मैं पसंद है। अगला सवाल आपसे बुक्स के बारे में ही पूछने वाला था कि रस्किन बॉन्ड आपका जी। फेवरेट राइटर है, मैत्रेया है, उनमें से कोई लाइन या थॉट, कोई भी ऐसी चीज जो आपको इंस्पायर करती हो, हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें तो? मैत्रेया राकी जी एक बुक है, मुझे हम्म, बहुत ज़्यादा पसंद है, अनपोस्टेड लेटर। ओके। वो बुक मुझे बहुत दिल के करीब है वो मेरे। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि उस बुक में है कि आप बहुत सा ऐसा लेटर है जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो आप शायद कह नहीं सकते किसी से, या किसी और से बताना नहीं चाहते हैं। ऐसी बातें, ऐसे ख़्याल जो आपने खुद तक रखे हुए हैं। इसीलिए इसका नाम है अनपोस्टेड लेटर, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर ये पोस्ट कर दिया या कभी किसी के सामने ज़ाहिर कर दिया, तो जो आपको एक वैलिडेशन, एक एक्सेप्टेंस मिला हुआ है सोसाइटी से या अपने लोगों से, वो शायद खत्म हो जाए। तो ये वाली जो बुक है, जो मुझे बहुत ज़्यादा एक इंस्पायर भी करती है कि हम एक शेल्टर बना करके अपनी ज़िंदगी में जीते हैं। लोग कितने ही करीब क्यों ना हो, लेकिन एक जजमेंटल हो जाना और नॉन जजमेंटल होना, वो चीज़ें हम लोग खुद ही अपने दिमाग में समझ लेते हैं। तो ये बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी करती है कि मुझे अपना रवैया कैसा रखना है। अगर मेरी कोई दोस्त है या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे अपने अपने डर के बारे में, अपने फ़ियर्स के बारे में बता रहा है, तो मुझे उसे जज नहीं करना है, उसे पूरा सुनना है, और उसकी वो बातें जो उसने शायद किसी और से नहीं कही, अगर मुझसे कह रही है या कह रहा है वो बच्चा, तो मुझे उसे इतना कॉन्फिडेंस दिखाना है कि ये बात मुझ तक ही रहेगी और उसका समाधान कैसे हो। ओके। तो इसलिए ये बुक काफ़ी मेरे दिल के करीब है। नहीं, अब मुझे ये बताइए, अनपोस्टेड लेटर्स जो आपने बताया मुझे, इज इट नॉवल और नॉन फिक्शन येस, है, इट इज़। क्या है? इट इज इट इज़ अ नॉवल, नॉन फिक्शन। नॉवल। जी, जी, जी। इट्स ए नॉन फिक्शन है, जी, ओके जी। ओके। जी, 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 बिल्कुल। अच्छा, तो सभी इन्हीं चीजों को डिस्कस किया है इस बुक में, ओके। राइटर, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, राइटर तो मैत्रेया ही है, आपने बताया। महाथेर है, हाँ। जी, जी, जी। हाँ, रस्किन बॉन्ड भी आई रिमेंबर हमारे स्कूल में जब लाइब्रेरी क्लास होती थी, तो हम्म, नैन्सी ड्रू, हार्डी बॉयज़, ये सब हम पढ़ा करते थे। लेकिन मेरी इंग्लिश टीचर, क्योंकि वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब रही हैं, उन्होंने हम्म, रिकमेंड करा था कि अगर तुम्हें ये सब पसंद है तो तुम एक बार रस्किन बॉन्ड पढ़ो। हम्म, तो फिर मैंने जब उन्हें, उनकी पहली बुक मुझे आज भी याद है, एंग्री रिवर, हम्म, और वो मेरे पास आज तक भी है वो बुक एंग्री रिवर करके। वो मैंने हम्म, पढ़ी तो मुझे उनका लिखने का जो अंदाज़ था वो बहुत डिफरेंट लगा, जो कंटेम्परेरी राइटर्स और नॉवेलिस्ट थे उस समय के। नाइट एट दियोली और ये सारी जब मैंने उनका उनकी उनकी किताबें पढ़ी, तो मुझे बहुत एक क्लोज़ फ़ील हुआ नेचर से। तो तब से मुझे उनकी किताबें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो हमेशा नेचर के क्लोज़ वाली किताबें लिखते हैं। वो ये खासियत है उनके रस्किन बॉन्ड की। जी, बिल्कुल, आपने, बिल्कुल। जब किताबों की बातें चल रही है, आयन रैंड पढ़ा है क्या?
एज सच मुझे सच में याद नहीं है, मे बी। चलो कोई बात। तो चलिए, तो रस्किन बॉन्ड की नेचर के बारे में जो बातें हमने की हैं उस पे हम रुक जाते हैं और एक गाने का मजा लेते हैं। जरूर। शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। डाली में ये किसका हाथ, तेरे बुलाए मुझे, झूठी चंचल हवा झूठे तन गुदगुदाए मुझे। हौले हौले धीरे धीरे कोई गीत मुझको सुनाए, प्रीत मन में जगाए, खुली आँख सपने दिखाए, दिखाए दिखाए दिखाए, खुली आँख सपने दिखाए। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। अरमानों का रंग है जहाँ पलकें उठाती हूँ मैं, हंस हंस के है देखती जो भी मूरत बनाती हूँ मैं, जैसे कोई मोह छेड़े जिस ओर भी जाती हूँ मैं, जगमगाती हूँ मैं, दीवानी हुई जाती हूँ मैं, दीवानी 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 हुई जाती हूँ मैं। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी। तो अब मधु जी, हम आते हैं नए ट्रेनर्स की तरफ। आज बहुत से नए ट्रेनर्स इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्योंकि ये इस फील्ड में भी अब काफी लोग एंट्री ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये फील्ड इतनी ज्यादा एक्सप्लोर अभी हुई भी नहीं है, राइट। तो मेरे ख्याल से जो नई पीढ़ी इसको एक्सप्लोर करना चाहती है, तो सबसे अच्छा उनके पास में है कि टेक्नोलॉजी, उनके पास में इतना अच्छा हथियार है टेक्नोलॉजी का। तो मैं चाहती हूँ कि वो समझे इस चीज को कि जो आज नए टूल्स आ रहे हैं एआई वाले, उन पर डिपेंडेंट ना बने, उन्हें एज अ असिस्टेंट यूज करें, अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनोवेशन पे पूरी तरह से भरोसा करें और हावी ना होने दें किसी भी टेक्नोलॉजी को खुद की लर्निंग के और खुद की क्रिएटिविटी पर। तो मैं मानती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं जब आप कंटेंट आपका हो, डिलीवरेंस आपकी हो। हाँ, असिस्टेंस में आप इस टेक्नोलॉजी को, इस एआई को यूज कर ले, लेकिन पूरी तरह से इस पर निर्भर न बने, क्योंकि जो आपकी खासियत है वो आपकी ही रहेगी। एक मशीन आपकी खासियत शायद कभी ना पहचान पाए। नहीं, बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। ये जो एआई के टूल्स हैं और उसकी जो असिस्टेंस लेते हैं,
तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया आपने, बहुत अच्छी बात। चलिए आप ये बताइए, आपके हिसाब से एक गुड ट्रेनर और एक ग्रेट ट्रेनर में क्या फर्क होता है? मेरे ख्याल से गुड ट्रेनर वो होता है जब अपनी जितनी भी उसने कंटेंट क्रिएट किया था उस ट्रेनिंग के लिए पूरा अच्छे से डेडिकेटेडली डिलीवरेंस दे दिया है, वो एक गुड Okay. ट्रेनर है। Okay. और एक ग्रेट ट्रेनर आउट ऑफ द वे जाकर के जो जितने भी डाउट्स आ रहे हैं, जितने भी काउंटर क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेशेंटली उनको सुने, उनको सुलझाए और रेडी टू लर्न रहे। हमेशा एक ये टैग लगा के नहीं चले कि मुझे पता है। कई बार ट्रेनिंग में ऐसा होता है, जिसे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो हमारे ट्रेनीज हैं, उन्हें भी कई चीजों की अच्छे से नॉलेज होती है, उनका विजन, उनका परसेप्शन कई अलग दिशा में होता है, तो उसको सुन करके एक्सेप्ट और आगे बढ़ने के लिए जो तैयार रहे हैं, वो है ग्रेट ट्रेनर। I think very good, very pertinent point. You have made a very pertinent point. Very good. ये जो Yes, sir. जब आप एक कनेक्ट बना लेते हो ट्रेनीज के साथ में, एक तो ये जी। है कि आपका मसाला तैयार है और आपने उसको जाके डिलीवर कर दिया, जी और दूसरा ये है कि आपने एक बिल्कुल ही उनके साथ एक ऐसा कनेक्ट बना लिया ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनीज के साथ, तो वो अपने आप में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। आई थिंक यू हैव डिस्टिंक्ट दोनों के बीच में जो डिफरेंस आपने बताया है वो काफी काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया। थैंक तो यू सर, चलिए थैंक यू सो मधु मच। जी, मधु जी, आने वाले समय में आप अपने ट्रेनिंग जर्नी को के थ्रू किस प्रकार का इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहेंगी? क्या सोचती हैं आगे का समय कैसा आएगा आपके लिए? मैं खुद को एक मास्टर ट्रेनर के हिसाब से देखना चाहती हूँ आने वाले वक्त में, कि मैं जो यंग बडिंग ट्रेनर्स हैं उनको तैयार करूं आने वाले वक्त के लिए। तो TTT कहलाता है हमारी भाषा में, ट्रेन द ट्रेनर्स। ट्रेन द ट्रेनर्स। ओके। जी जी जी, तो मैं अपने आप को उस मुकाम तक लाना चाहती हूँ कि मैं जब जो नए उभरते हुए ट्रेनर्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करूं इस फील्ड के लिए, ताकि मेरी लर्निंग से वो कुछ सीख सके और मैं उनसे कुछ नया सीख करके एज अ मास्टर ट्रेनर इस फील्ड में रहूं। चलो, वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों, मधु गुदलानी जी के साथ ये बातचीत सचमुच बहुत प्रेरणा से भर देने वाली रही। उनकी जर्नी ये बताती है कि कम्युनिकेशन केवल एक स्किल नहीं, बल्कि जीवन में आत्मविश्वास और सफलता की चाबी है। मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना अनमोल समय दिया, आपने अपने अनुभव इतनी सरलता और आत्मीयता के साथ साझा किए। आपको हमारे दिल से शुभकामनाएं कि आप इसी तरह लोगों की जिंदगी में सीख और प्रेरणा का उजाला फैलाती रहें। शुक्रिया आलोक जी, सुनने वालों का, श्रोताओं का शुक्रिया। इतना पेशेंटली आपने मुझे सुना, और आलोक जी आपने इतने अच्छे सवाल इतने अच्छे तरीके से मुझे सहज बना दिया इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया। और दोस्तों, आप सभी का भी आभार कि पूरे दिल से इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।